नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जगन सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारे बीएड के विद्यार्थी जिनका हिंदी भाषा का पेपर है या जिनका मेथड फर्स्ट में हिंदी भाषा शिक्षण है, उस हिंदी भाषा शिक्षण में एक टॉपिक है हिंदी में शुद्ध उच्चारण का महत्व। हिंदी में या हिंदी भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है और उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण हैं और उन कारणों का हम कैसे निवारण कर सकते हैं, इन सारी चीजों का हम आज इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो भाषा शिक्षण में उच्चारण की शुद्धता व प्रभावी उच्चारण भाषा एवं साहित्य की भाव अभिव्यंजना को प्रभावी बना देता है। भाषा शिक्षण में या किसी भी भाषा में या हम व्यवहारिक रूप में भी कह सकते हैं, जो उच्चारण की शुद्धता होगी या जो प्रभावी उच्चारण होगा या उच्चारण की शुद्धता होगी, वो हमारे भाव अभिव्यंजना मीन्स जो हम भाव व्यक्त कर रहे हैं उन भावों को प्रभावी ढंग से कह सकता है। तो जब तक हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम अपने भावों को प्रभावी ढंग से नहीं कह सकते हैं। और ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट में क्यों रखा गया है? क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और जब तक एक शिक्षक का उच्चारण प्रभावी नहीं होगा, वो अपने भावों को प्रभावी ढंग से नहीं प्रेषित कर सकेगा, तब तक कैसे विद्यार्थियों को वो चीज़ें जो देना चाहेगा या जो सूचनाएं विद्यार्थियों तक भेजना चाहेगा, वो सूचनाएं कैसे भेज पाएगा अगर उस शिक्षक का स्वयं ही उच्चारण शुद्ध नहीं है या भाव अभिव्यक्ति जो शिक्षक है उत्तम तरीके से नहीं कर सकता है। तो भाषा मूलतः बोलना है और बोलने की सार्थकता तथा प्रभावशीलता उच्चारण पर ही निर्भर है। भाषा को मूलतः क्या माना जाता है? बोलना है। हम अमूमन भाषा में या नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं कि भाषा क्या है? जो हम बोल रहे हैं वही हमारी भाषा है। आप जब आपकी लड़ाई होती है तब भी आप कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, मीन्स अपनी भाषा को संभालिए। भाषा क्या है कि जो हम बोल रहे हैं वही हमारी भाषा है। तो हम अपनी लैंग्वेज को माइंड करेंगे, मीन्स आप अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वही आपकी भाषा है। या हम लड़ाई में कहते हैं कि आप अपने शब्दों को संयमित कीजिए। तो ये क्या है कि भाषा मूलतः बोलना है और बोलने की सार्थकता तथा प्रभावशीलता उच्चारण पर ही निर्भर करती है। कोई भी बात जब हम कहेंगे तो बोलने की सार्थकता जो होगी और या उसकी प्रभावशीलता होगी, वो हमेशा हमेशा उच्चारण पर ही निर्भर करेगी। जो चीज़ हम बोल रहे हैं अगर अशुद्ध तरीके से बोल रहे हैं या जो जिस तरीके से बोलनी चाहिए उस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, तो न तो उसकी कोई सार्थकता है और न ही वो कभी भी प्रभावी या प्रभावशील होगा। हिंदी एक विशाल क्षेत्र की भाषा है और इस क्षेत्र में अनेक बोलियां हैं। और बोलियां क्या होता है? बोलियां जैसे आपकी अवधी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, ब्रज बोली है। तो ये क्या है? ब्रज भाषा है। तो ये क्या है? अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, ये सारी क्या है? बोलियां हैं। तो इन बोलियों में क्या है? हमेशा उच्चारण संबंधी भिन्नता पाई जाती है। जैसे अवधी वाला किसी बात को अलग तरीके से कहेगा, भोजपुरी वाला अलग तरीके से कहेगा। तो इनमें क्या है? हमेशा भिन्नता पाई जाएगी उच्चारण के तरीके से। प्राचीन काल से ही उच्चारण की शुद्धता पर बहुत महत्व दिया जाता रहा है। कर्ण नहीं है, ये कर्ण परंपरा है। कर्ण कर्ण परंपरा से प्राप्त वैदिक ज्ञान में मंत्र उच्चारण की शुद्धता पर बहुत बल दिया जाता था। तो जो मंत्र उच्चारण की शुद्धता पर वैदिक काल से लेके अब भी मंत्र उच्चारण की शुद्धता पर हम बल देते हैं। क्यों बल देते हैं? कि जो हमारा मंत्र है उसे अगर हम शुद्ध रूप से उच्चरित नहीं करेंगे या उसका उच्चारण हम शुद्ध रूप से नहीं करेंगे, तो जो मंत्र हमारे लिए सुखदायक हो सकता है और उसका अशुद्ध प्रोनंसिएशन या अशुद्ध उच्चारण हमारे लिए दुखदायक हो सकता है। तो जो चीज हम कह रहे हैं कि प्रभु हमें सुख दीजिए, और सुख की जगह अगर हम कहते हैं प्रभु हमें दुख दीजिए, तो प्रभु हमें क्या देंगे? हमेशा हमेशा क्या देंगे? दुख ही देंगे। जो आप मांगोगे वही मिलेगा। तो क्या है? हमें उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए हम एक शब्द देखते हैं, स्वजन। स्वजन मीन्स, स्व मीन्स मेरा या हमारा, जन मीन्स लोग। कहीं बहुत से लोग बैठे हुए होंगे तो आपसे कोई आके पूछे कि ये कौन है? ये हमारे स्वजन हैं, मीन्स मेरे अपने लोग हैं, मेरे निकट हैं या मेरे प्रिय लोग हैं। तो वो क्या है? हमारे स्वजन। और स्वजन सीटी वाला जो सा है या शलजम वाला जो सा है, यहाँ सड़क वाला आधा सा है और इस वाले स्वजन में जो शलजम वाला आधा सा है, उसे अगर हम वो जैसे श्व
जन, तो ये क्या है, स्वजन। तो इसमें क्या है, श्वान मीन्स क्या होता है, श्वान मीन्स क्या होता है, आप सभी जानते हैं श्वान, श्वान मीन्स कुत्ता होता है, श्वान मीन्स होता है कुत्ता, और स्वजन मीन्स कुत्ते के लोग। तो जो अर्थ यहाँ हो रहा था, मेरे बहुत ही हितैषी या मेरे निकट के लोग, मेरे अपने लोग, इसका अर्थ क्या था, मेरे अपने लोग, और इसका क्या है, कुत्ते के लोग। तो आप देख रहे हैं उच्चारण की शुद्धता कहाँ जा रही है। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो आप लड़ाई करवा सकते हैं कहीं भी। अगर आप किसी को स्वजन की जगह स्वजन बोलेंगे तो डेफिनेटली लड़ाई होनी तय है। अब उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है आपका शारीरिक कारण, मानसिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, पर्यावरणीय कारण और यांत्रिक कारण, और आदत संबंधी कारण भी है एक इसमें फैक्टर। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन से कारण कैसे हैं। शारीरिक कारण में सबसे पहले क्या है, शारीरिक कारणों में उच्चारण का संबंध विशेष रूप से बालक के जिन अवयवों से होता है वे हैं नाक, कान, होठ, जीभ, कंठ, दांत आदि। जन्मजात अथवा अर्जित कारण से इन अवयवों में दोष या विकार आ जाता है तो बालक का उच्चारण अशुद्ध होता है। ये सभी जो कारक हैं या ये सभी जो अवयव हैं, इन सभी अवयवों में जन्मजात या अर्जित कारण से, जन्मजात का तात्पर्य क्या है कि बालक का नाक, कान, होठ, जीभ कटा फटा या कैसे भी हो, ये जन्मजात है। या अर्जित कारण से बालक का एक्सीडेंट हो गया हो, बालक को कोई चोट लग गई हो जन्म के बाद, जिस वजह से बालक का जो नाक पिचक गई हो या होठ कट गया हो या कोई और वजह हो, या कान उसका स्पष्ट रूप से वो नहीं सुन पा रहा हो, उसके कंठ में चोट लग गई हो, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हों, इन वजह से क्या हो सकता है, बालक का उच्चारण अशुद्ध हो सकता है। कैसे अशुद्ध हो सकता है, अब मान के चलिए आप, कोई बालक है, प वर्ग का उच्चारण करना चाहता है। प वर्ग में क्या आता है, पाफा बाभा माँ। तो पाफा बाबा माँ, इसमें क्या होगा, जो पाफा बाबा माँ नॉर्मल बालक होगा वो उसका शुद्ध उच्चारण कर सकता है क्योंकि उसके जो होठ हैं बिल्कुल सही हैं। और वहीं कोई दूसरा बालक है जिसके होठ जन्मजात या बाद में कट गए हैं, तो वो प वर्ग का उच्चारण जब करेगा तो वो चीजें एकदम क्लैरिटी नहीं होगी उसके उच्चारण में। अगर आप चाहते हैं तो अपने किसी होंठ को पकड़ के तब उच्चारण करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कारक है आपका मानसिक कारण। मानसिक कारण से क्या होता है कि बौद्धिक क्षमता अथवा बुद्धि का संबंध भी भाषात्मक पक्ष से होता है। बुद्धिमान बालक का शब्दकोश और भाषा अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण होती है क्योंकि उसके विचारों एवं भावों में संबद्धता होती है। जो बौद्धिक क्षमता है मीन्स जो आईक्यू लेवल है और जो इंटेलिजेंस है, जो आईक्यू लेवल है और जो इंटेलिजेंस है, इन दोनों का संबंध भी भाषात्मक पक्ष से होता है। जब मैंने साइकोलॉजी का पेपर आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बताया था आप लोगों को कि जो बुद्धिमान बालक होगा या जिसकी आईक्यू लेवल हाई होगी उस बालक की क्या होगी, शब्दकोश स्ट्रांग होगा, शब्दकोश बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्या, और जब शब्दकोश उसका बहुत ज्यादा होगा तो अपने जो भावों की अभिव्यक्ति है वो प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकता है। तो वक्ता की मानसिक स्थिति का भी वक्ता की भाषात्मक अभिव्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक दृष्टि से सतर्क बालक परिस्थिति के पर सतर्क बालक परिस्थिति अथवा प्रसंग अनुकूल भावाभिव्यक्ति करता है। कैसे, जैसे जो जब मैंने एडजस्टमेंट पढ़ाया था तब आपको बताया था जो समायोजनशील बालक होते हैं वो क्या करते हैं, परिस्थिति के अनुसार या प्रसंग के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं। वो कैसे होते हैं, समायोजनशील व्यक्ति या समायोजनशील बालक होते हैं। अब मानसिक दृष्टि से सतर्क बालक जो होगा मीन्स तेज जो बालक होगा, चतुर बालक होगा, वो बालक कैसा है, परिस्थिति के अनुकूल भाव व्यक्त करेगा। अगर उसका टीचर गुस्से में है तो बालक एकदम शांत हो जाता है। या जब टीचर बच्चे को डांट देता है तो बच्चे के भी मन में क्या, टीचर के लिए कभी कभी चलता है कि मैं भी सुना दूं इस टीचर को, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। जो उसके भाव हैं, उसके मन में जो भाव चल रहे हैं, उन भावों को रोके रहता है। क्यों रोके रहता है, क्योंकि परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती हैं। अगर विद्यालय में वो उस समय अपने भावों को, जो उसके मन में भाव आ रहे हैं, उन भावों को व्यक्त कर देगा तो कहीं ना कहीं उसका हित प्रभावित होगा। तो ये क्या है, मानसिक दृष्टि से जो सतर्क बालक होगा वो परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करेगा।
नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति अथवा भावनात्मक स्थिति का उसकी गतिविधियों अथवा उसके क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष तरह से प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं भय है, क्रोध है, प्रेम है, घृणा है आदि मनोभावों का प्रभाव व्यक्ति की भाषा एवं उसकी अभिव्यक्तिकरण की शैली पर स्पष्ट रूप से झलकता है। अब मनोवैज्ञानिक कारण में आप देखिए भय में कोई व्यक्ति होगा एकदम से भयभीत हो गया है, कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में और उसके सामने अचानक से बहुत बड़ा सांप आ जाए तो डर की वजह से उसकी घिघी बंध जाती है और वो बोल नहीं पाता है एकदम। तो वो क्या है कि उसे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा है या अगर बोल पा रहा है तो उच्चारण उसका शुद्ध नहीं हो पा रहा है। क्रोध में भी कभी कभी व्यक्ति क्रोध में बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, तो जब बहुत जल्दी जल्दी बोलने के कारण आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति जब लड़ाई करने लगते हैं तो जो उनके मुंह से साइड से थूक निकलने लगता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ माहौल गर्म हो रहा है तो आपको वहां से खिसक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अब शब्द संयमित नहीं हो पा रहे हैं उससे। तो क्रोध में भी कभी कभी व्यक्ति का उच्चारण क्या है, अशुद्ध होने लगता है। प्रेम में भी जब व्यक्ति बहुत प्रेम में होता है या प्रेम की स्थिति में होता है तो उसे शब्द नहीं मिल पाते, जो उसके मन में भाव हैं या जो उसके मनोभाव हैं, जो उसके मन में विचार चल रहे हैं, उन विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाता है। सेम घृणा में होता है। पर्यावरणीय कारण कैसे प्रभावित करता है? पर्यावरणीय कारण में सामाजिक और भौगोलिक दोनों ही प्रकार का पर्यावरण आ जाता है। तो सामाजिक पर्यावरण कैसे आ जाएगा? जैसे सामाजिक पर्यावरण अशुद्ध या शुद्ध उच्चारण को कैसे प्रभावित करेगा? मान के चलिए कोई ग्रामीण क्षेत्र का बालक है, बिल्कुल ठेठ ग्रामीण क्षेत्र का बालक किसी शहरी कॉलेज में पढ़ने गया या शहरी समुदाय में पढ़ने गया, तो अब तक उस बालक ने मिट्टी को मट्टी बोला है। मिट्टी को क्या बोला है? मट्टी। मेरे गांव की मट्टी ऐसी है। तो वो बालक जब वहां पर बोलेगा, क्या बोलेगा? मट्टी बोलेगा, क्योंकि उसके समाज में मिट्टी नहीं बोली जाती है, मट्टी बोली जाती है। या और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसका उच्चारण बचपन से वो अपने समाज में उसी तरीके से करता आया है। अब जब वो किसी दूसरे समाज में जाएगा तो उस समाज में उस चीज का उच्चारण दूसरे तरीके से हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा सामाजिक कारण भी कहीं ना कहीं जो शब्दों की या भाषा की उच्चारण में एक कारक है। नेक्स्ट है हमारा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक को हम इस लाइन से समझ सकते हैं कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बानी। 4 कोस पर हमारा क्या है? पानी का जो स्वाद है या टेस्ट है वो बदल जाता है, और 8 कोस पर जो हमारी बोली है उस बोली की जो उच्चारण है या शुद्ध उच्चारण या बोलने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जैसे आप अवधी क्षेत्र में है, अवधी क्षेत्र से आप भोजपुरी क्षेत्र में जाएंगे तो बोलने का एकदम चीजें बदल जाएंगी। आप कैसे बहुत से लोगों की बोली देखकर समझ लेते हैं कि भाई साहब आप हरियाणा से हैं, भाई साहब आप मथुरा से हैं। कैसे? क्योंकि अगर मथुरा से हैं तो ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज बोली बोल रहा है या ब्रज भाषा बोल रहा है, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि ये किस एरिया से बिलोंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यांत्रिक कारण। यांत्रिक कारण में सबसे पहले आता है बलाघात, दूसरा है विराम चिन्ह, तीसरा है सुर लहर और चौथा है गति। तो सबसे पहले देखते हैं बलाघात को। बलाघात क्या है? बल धन आघात, मीन्स हम कितना जोर लगाकर किसी बात को कह रहे हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एक वाक्य है, वह कारखाने जा रहा है, वह कारखाने जा रहा है। अब सामान्य भाषा में या शुद्ध उच्चारण में से क्या कहेंगे? वह कारखाने जा रहा है। नॉर्मल हमने कह दिया वह कारखाने जा रहा है। अब बलाघात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कार और खाने दोनों को अलग कर दिया है। तो अब मैं कहूंगा वह कार खाने जा रहा है, वह कार खाने जा रहा है। तो अब इसमें अर्थ क्या होगा? वह कार को खाने जा रहा है, जो बिल्कुल अशुद्ध उच्चारण है। दूसरी तरीके से बलाघात को समझने की कोशिश कीजिए। आपने ये वाले साइन देखे होंगे, ये साइन एस करके जो बना होता है, इससे कहते हैं प्लुत बोलते हैं या दीर्घ बोलते हैं। तो जब इसका उच्चारण करते हैं बहुत लंबा खींचते हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा?
सेम यही करूंगा, वह कार खाने जा रहा है, तो ये भी अशुद्ध होगा। क्या होगा? यह भी अशुद्ध होगा। तो यह है बलागात, हम किसी भी शब्द पर कितना जोर लगा कर कह रहे हैं। मीन्स जिस शब्द पर जितना जोर लगाना चाहिए उतना ही जोर लगाएं, उतना ही हम बल डालें। ये क्या है? हमारा बलाघात। दूसरा हम देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी हमारे क्या है, अगर सही जगह प्रयोग न किए जाएं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कैसे? देखते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। रोको मत जाने दो। अब इसमें विराम चिन्ह एक ही है, दो जगह यूज किया जाएगा और दोनों जगह अर्थ बदलेगा। जैसे विराम चिन्ह पहले मैं लगाता हूं रोको के बाद, रोको मत जाने दो, मीन्स कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, तो ऑर्डर दे रहा है कोई, रोको मत जाने दो, मीन्स रोको, उस व्यक्ति को रोको, मत जाने दो। अब क्या करूंगा मैं? मत के बाद मैंने कोमा लगा दिया, मत के बाद कोमा लगा दिया। अब क्या हुआ? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये क्या था? विराम चिन्ह हमारा एक ही था, लेकिन जगह बदलते ही उसने क्या हुआ? अर्थ का अनर्थ कर दिया। दूसरा हमारा सुर लहर। सुर लहर क्या होता है कि कोई भी हम शब्द है, उस शब्द को किस लहर में या किस आरोह अवरोह में कह रहे हैं, तब भी वो हमारा अर्थ बदल देता है। जैसे एक शब्द है अच्छा, शब्द क्या है हमारा? एक शब्द है अच्छा, तो इस शब्द को हम कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे स्वीकृति में, मीन्स हम स्वीकारते हैं कोई चीज, तुमने ये काम किया है, हाँ किया है, अच्छा, मीन्स सामने वाला क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है किया है। तो और कभी कभी कैसा होता है, आपको आश्चर्य होता है, आप तुरंत जैसे अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, आपको अभी लगे कि अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है 69,000 शिक्षक भर्ती का, तो अप्रत्याशित रिजल्ट आया है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि 1,46,000 बच्चे पास हो गए। आपके किसी मित्र ने फोन किया कि 1,46,000 बच्चे पास हो गए 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, मीन्स आपने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पास हो जाएंगे। तो ये क्या एकदम आपको आश्चर्य हुआ। और कभी कभी आप अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे कहते हैं? अच्छा, मीन्स आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा बेटा कुछ छिपा रहे हो, बहुत टैलेंटेड बन गए हो। तो ये क्या है? वर्ड एक ही है, मीन्स शब्द एक ही है, और शब्द को बोलने के तरीके से हम क्या कह सकते हैं? कई अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा हमारा आता है गति। गति से तात्पर्य ये है कि हम किसी भी बात को कितना उतार चढ़ा के बोल रहे हैं, किस स्पीड से बोल रहे हैं। गति का मतलब किस स्पीड से बोल रहे हैं। मान के चलिए अगर कोई वीर रस की कविता है और उस वीर रस की कविता को आप बहुत ही धीमे धीमे या रोने स्वर में बोलेंगे तो वीर रस की कविता कभी भी प्रभावशाली नहीं होगी। ये हमारा गति था। नेक्स्ट है उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने हेतु प्रयास। इसमें एक और था, आदत संबंधी कारण था। आदत संबंधी कारण में कई लोगों का क्या होता है? आदत संबंधी कारण में कई लोगों का आपने देखा होगा कि किसी परिवार में या किसी के वंशानुक्रम में बहुत तेज तेज बोलने की आदत होती है, उनकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, या आदत पड़ जाती है किसी की डा को रा बोलने की, रा को ला बोलने की। तो ये क्या है? आदत पड़ गई है। तो वो आदत बचपन से उनकी पड़ी हुई है, उस आदत की वजह से भी उनका उच्चारण कभी कभी अशुद्ध हो जाता है। अब उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने हेतु तो प्रयास क्या किए जाने चाहिए? पहला है छात्रों को ध्वनियों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान। जो ध्वनियां हैं या जो हमारे वर्ण हैं, जो हमारे अक्षर हैं, उन अक्षरों के उच्चारण स्थानों का जो ज्ञान है स्वर स्वर यंत्र की सहायता से कराया जाए। जो हमारे स्वर यंत्र हैं उनकी सहायता से कराया जाए। स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण भेद को समझाया जाए। जो हमारे स्वर और जो व्यंजन हैं उनके उच्चारण को एक अंतर से समझाया जाए। छोटे आ और बड़े आ में अंतर समझाया, जैसे अ आ इ ई। तो ये क्या है? बोलना बच्चों को बताया जाए, कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, अ को हम कितना बोलेंगे, आ को कितना खींचेंगे। तो ये क्या है? उच्चारण उन्हें
बताया जाए। कक्षा शिक्षण में मौखिक भाषा कार्य पर बल दिया जाए। जब कोई टीचिंग करे, टीचिंग करवाएं आप, तो मौखिक भाषा कार्य पर बल दें, जिससे कि बच्चों को भी मौका मिले बोलने का और आप भी उन्हें बोलकर सुनाए, तो उनका क्या है, शब्दकोश बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए। शिक्षक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। अगर आपका ही उच्चारण अशुद्ध होगा तो आप बच्चों को शुद्ध उच्चारण कभी भी नहीं सिखा सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का निवारण किया जाए। अगर किसी बालक का उच्चारण अशुद्ध है तो उसका उपचार किया जाए, उसका निवारण किया जाए, उस समस्या का निवारण किया जाए। उच्चारण संबंधी शुद्धता, स्पष्टता तथा प्रभावकता के लिए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया जाए। कभी कभी लैंग्वेज लेबोरेटरी में भी हम बच्चों को लेके जाते हैं, भाषा प्रयोगशाला या भाषा प्रयोगशाला कक्ष में बच्चों को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उन्हें प्रोनाउंसिएशन करना बताया जाता है कि आप किस शब्द को किस तरीके से बोलेंगे। भाषा लैब में यही बताया जाता है किस शब्द को किस तरीके से बोलेंगे। बालकों के बाद कौशल को विकसित करने के लिए, बाद ये वाला नहीं है, ये बाद कौशल है, मीन्स बोलने की जो क्षमता है, ये वाला बाद नहीं है, ये वाला बाद शुद्ध है। बालकों के बाद कौशल को विकसित करने के लिए समय समय पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए। इस पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में क्या हो सकता है, निबंध लेखन हो सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है, कविता हो सकती है, अंताक्षरी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि बालक को भाषा अभिव्यक्ति का मौका मिले। तो इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चों का उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।